हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों ऊर्जा। ऊर्जा किसको कहते हैं, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है और ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा का हम व्यंजक प्राप्त करके आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बच्चों बात किया था कार्य के बारे में। कार्य कब धनात्मक होता है, कार्य कब ऋणात्मक होता है और कार्य कब शून्य होता है। आइए बच्चों हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऊर्जा की परिभाषा को। ऊर्जा कहते किसको है, तो सीधा साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं कि काम करने की जो क्षमता होती है हमारे पास, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है, जिस क्षमता से हम किसी कार्य को कर पाते हैं, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हम यहाँ पहले परिभाषा लिख देते हैं ऊर्जा का, तो मार्कर नहीं चल रहा यहाँ। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं यानी जिस क्षमता से हम किसी कार्य को पूरा करेंगे, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा क्या है, तो भाई कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई लेबर की क्षमता है कि वह 8 ईंट को अपने सर पर उठा सकता है और किसी लेबर की क्षमता है 12 ईंट को अपने सर पर उठा सकता है। तो दोनों की क्षमता अलग अलग है, ठीक है, दोनों की क्षमता अलग अलग है। एक की क्षमता है कि वह 8 ईंट को उठा सकता है और दूसरे की क्षमता है कि वह 12 ईंट को अपने सर पर उठा सकता है। तो बताइए बच्चों कि कौन लेबर दिन भर में सबसे अधिक कार्य करेगा। तो दूसरा जो लेबर है वह दिन भर में सबसे अधिक कार्य करेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा है। 12 गो ईंट जो उठाता है एक बार में, पहला मजदूर वह 8 ईंट को पहुंचाएगा तो दूसरा मजदूर 12 ईंट को पहुंचाएगा, यानी उससे 1.5 गुना ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम कि दूसरा जो लेबर था उसकी क्षमता ज़्यादा होने के कारण काम भी ज़्यादा करता है, यानी कार्य बिल्कुल डिपेंड करता है उसकी क्षमता पर। यानी हम कह सकते हैं कि क्षमता का व्युत्क्रम क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य का व्युत्क्रम क्षमता होता है, ठीक है ना। क्षमता जितनी अधिक होगा कार्य उतना अधिक करेगा, क्षमता जितना कम होगा कार्य उतना कम करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। पिछले वीडियो में हमने कार्य के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो जो कार्य का SI मात्रक होता है, ऊर्जा का भी वही SI मात्रक होता है, ठीक है ना। कार्य SI मात्रक होता है, यानी कार्य का SI मात्रक बराबर किसका, ऊर्जा का SI मात्रक बराबर कार्य का SI मात्रक। कार्य का SI मात्रक बराबर ऊर्जा का SI मात्रक, यानी सीधा सीधा मतलब है बच्चों, दोनों का जो SI मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जिस चीज़ से हम कार्य को मापते हैं, उसी चीज़ से हम ऊर्जा को भी माप सकते हैं। तो पिछला वीडियो में हमने कार्य का SI मात्रक की चर्चा किया था। कार्य का SI मात्रक होता है जूल, इसको हम J से सूचित करते हैं। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, J, इसको जूल कहते हैं। तो ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या होगा, जूल। कभी कभी बच्चों हम ऊर्जा को बड़े पैमानों पर मापते हैं, बड़े बड़े पैमानों पर मापते हैं। तो बड़े बड़े पैमानों पर हम किन किन पैमानों पर नापते हैं, तो कभी हम ऊर्जा को किलो जूल में मापते हैं, कभी कभी मेगा जूल में मापते हैं,
मेगा जूल, कभी कभी जिग्गा जूल में मापते हैं, जिग्गा जूल में मापते हैं। इसको समझिए, ये है ऊर्जा का बड़ा मापक, ऊर्जा का बड़ा मापक। कभी कभी हम ऊर्जा को किलो जूल में मापते हैं, कभी जिगा जूल में और कभी जिगा जूल में मापते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, किलो जूल जो बराबर होता है वह 10 पर पावर 3 जूल के बराबर होगा। मेगा जूल जो होगा वह 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होगा। और जिग्गा जूल जो होता है वह 10 पर पावर 9 जूल के बराबर होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह कार्य के एसआई मात्रक के बराबर होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। कभी कभी बड़े पैमानों पर हमको ऊर्जा को मापना होगा तो किलो जूल में मापेंगे, उससे बड़ा पैमाना मेगा जूल और उससे भी बड़ा पैमाना जिग्गा जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 10 पर पावर 3 जूल और मेगा जूल बराबर होता है 10 पर पावर 6 जूल और जिग्गा जूल बराबर होगा 10 पर पावर 9 जूल। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं ऊर्जा को कितने वर्ग में बांटा गया, ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और लिखिए ऊर्जा को कितने वर्ग में बांटा गया, यानी ऊर्जा के प्रकार, ठीक है ना। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और दूसरा अयांत्रिक ऊर्जा, अयांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। आइए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा के बाद आइए रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के बाद आइए नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। ये सभी जो हैं अयांत्रिक ऊर्जा के क्या हैं? उदाहरण हैं, ठीक है ना। आपको ये सब ऊर्जा यानी अयांत्रिक ऊर्जा को डिटेल्स में पढ़ना, ठीक है ना। जबकि ये ऊर्जा को सिर्फ परिभाषित कर देंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि पहले हम इस ऊर्जा को परिभाषित कर देते हैं, ठीक है। अयांत्रिक ऊर्जा पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। आप लिखते जाइए, वैसा ऊर्जा जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं।
ध्वनि ऊर्जा किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु आपस में कंपित होती है तो उस कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। यानी किसी वस्तु के कंपन होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न करती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, किसी रासायनिक विधि से उत्पन्न होने ऊर्जा ऊर्जा को क्या कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा। जैसे बैटरी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है, क्योंकि बैटरी में दो ध्रुवों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा होती है, वहाँ हम क्या कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, जब किसी पदार्थ के नाभिक में होने वाले संलयन से या विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। सौर ऊर्जा, सूर्य की गर्मी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा कहेंगे। तो आप इसकी परिभाषा को आप लिख लीजिए, हम बारी बारी से सबकी परिभाषा बता दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा, किसी दो वस्तु के या किसी वस्तु के कंपन होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? ध्वनि ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, किसी पदार्थ के नाभिक में होने वाले संलयन से या विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसकी परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं पहले गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को आप डिटेल्स में पढ़िए, ठीक है ना। पहले लिखिए गतिज ऊर्जा, उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी सभी ऊर्जा को आपको बताते रहेंगे, सभी ऊर्जा को, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के व्यंजक के बारे में। आइए बच्चों बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु में होने वाले गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु जब गति कर रहा है ना, तो उस गति के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। इसका व्यंजक देखिए, यानी गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई पिंड है, कोई वस्तु है ये, जिसका द्रव्यमान m1 है, ठीक है ना। m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में रुका हुआ है। विराम अवस्था में, जब विराम अवस्था में है तो u बराबर कितना होगा? 0। जब इस वस्तु पर हम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल। इस वस्तु पर हम क्या लगाएं? मान लीजिए F बल लगाते हैं। F बल लगाने के कारण यह वस्तु विस्थापित होकर मान लीजिए यहाँ आ जाता है। यह वस्तु कहाँ आ जाता है? यहाँ। और वेग क्या हो जाता है? तो अंतिम वेग हो जाता है मान लीजिए उसका v। क्या हो जाता है? अंतिम वेग उसका मान लीजिए v हो जाता है, ठीक है ना। और विस्थापित कितना होता है? तो मान लीजिए s उसका क्या होता है? विस्थापन। और त्वरण क्या उत्पन्न करता है? तो a। त्वरण क्या उत्पन्न करता है? a। ध्यान से समझिए। मान लिए हैं, आप लिख सकते हैं व्यंजक में, माना कि m द्रव्यमान का एक वस्तु जो विराम अवस्था में है, उस अवस्था में जब इस पर F बल लगाया जाता है तो F बल लगाने के कारण वह s दूरी विस्थापित होकर उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। और इस स्थिति में उससे उत्पन्न जो त्वरण होता है वह उत्पन्न त्वरण a होता है, ठीक है ना। यह है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और ये हो जाएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है ना। और विस्थापित कितना हुआ है? s।
एस क्या है, विस्थापन। त्वरण कितना उत्पन्न होता है, ए त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ए। यानी कहने का मतलब है कि जब यह वस्तु अस्थिर से एक जगह रुका हुआ था तो इस पर हम बल लगाए, एफ बल लगाए। एफ बल लगाने के कारण वस्तु रुका हुआ था तो पहला वेग u 0 हो जाएगा, और जैसे ही यह वेग इस पर हम बल लगाए तो यह तेज गति से गति करना शुरू करेगा, जिसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। कितना दूर जाने के बाद, s दूरी जाने के बाद। तो त्वरण कितना उत्पन्न करता है, तो मान लीजिए ये त्वरण उत्पन्न करता है। तो इस हालात में किया गया कार्य जो होगा W बराबर, आपको हम फार्मूला बताए थे कि कार्य बराबर होता है Fs, यानी लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य वाला वीडियो हम पिछले दे चुके हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1। हाँ, मानने वाला कहानी ऊपर में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो Fs हुआ, यानी Fs कार्य किया है। अब जब कार्य किया है Fs, तो ध्यान से देखिए, एक फार्मूला आता है न्यूटन गति का दूसरे नियम से। न्यूटन गति के दूसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम कहता है F बराबर जो होगा, F वह द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के बराबर होगा। इसको समीकरण 2 मानिए। आपको न्यूटन गति के दूसरे नियम में ये चीज़ पढ़ा चुके हैं कि जो बल लगेगा वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के बराबर होगा। हम बता रहे होंगे, याद कीजिए कि त्वरण बढ़ाइएगा तो बल बढ़ेगा, बल घटाइएगा तो त्वरण घटेगा, ठीक है ना। ये चीज़ हम न्यूटन गति के दूसरा नियम में बता चुके हैं। अब दूसरा बात है, ये तो 2 समीकरण हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण हो गया। अब हम गति के व्यंजक में पढ़े हैं, गति के समीकरण सूत्र से। समीकरण सूत्र में हम एक चीज़ पढ़े हैं कि v² जो होगा वह बराबर होगा u² प्लस 2as का, ठीक है ना। ये गति समीकरण में हम पढ़ चुके हैं। v² जो बराबर होगा 2as के बराबर होगा। तो यहाँ v² बराबर u तो यहाँ 0 है, तो 0 का स्क्वायर अब प्लस 2as, यानी v² बराबर क्या होगा, 2as होगा, ठीक है ना। तो हम s बराबर निकालना चाहते हैं, तो ये दोनों इधर आ जाएगा। तो v² बटा 2a बराबर क्या होगा, s, यानी ये s जो है वह क्या है, विस्थापन। हम देख लेते हैं, नीचे कट भी रहा, इसको तब तक नोट कीजिए। आइए बच्चों, ज़्यादा नहीं कटा, यहाँ नीचे 2a है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, तो इसका मान, ठीक है, और इसका मान दोनों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। यानी इसको मान लेते हैं समीकरण 3, मान लीजिए इसको मान लीजिए समीकरण 3, यानी समीकरण 3 का मान और समीकरण 2 का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ रखते हैं, तो W बराबर क्या होगा, Fs, ठीक है। तो W बराबर F के जगह हम ma लिख सकते हैं, ma गुना s के जगह क्या लिख सकते हैं, तो v² बटा 2a, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो W बराबर क्या आएगा, हाफ mv²। W बराबर क्या आएगा, हाफ mv²। यह W जो है, वह W जो है किसको दर्शाएगा, वह दर्शाएगा गतिज ऊर्जा को। यानी गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी यानी के ई लिखते हैं। क्या लिखेंगे, के ई, यानी
काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में इसको गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो सीधा सीधा इसका व्यंजक जो प्राप्त होगा बाबू, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होगा, तो हाफ mv²। आप इसको नोट कर लीजिए। ये हुआ किसका, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक। आप इसको नोट कर लीजिए। इस पर हम एक उदाहरण पेश करेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना। आप इसको पहले नोट कीजिए। आइए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², जहाँ m क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ m क्या है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। v क्या है, तो वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग, ठीक है। और के ई क्या है, तो के ई है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ध्यान से समझिए। जब भी आपको सवाल पूछेगा तो इस तीनों में से कोई दो चीज़ दे देगा और तीसरा चीज़ आपको निकालना होगा। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए 10 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, ध्यान से समझिए। आपको m का वैल्यू दिया है 10 kg, ठीक है, और v दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो हम आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए हैं, हाफ mv²। तो हाफ m की जगह कितना 10, v² मतलब किसका 5 का स्क्वायर। तो ये 5 दूनी 10, 5 बार में ख़त्म, 5 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 25 125 जूल का क्या करेगा, वह गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। आप इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। और एक सवाल आप कमेंट करके बताइए, 20 kg का द्रव्यमान हो और वह गति कर रहा हो 10 मीटर प्रति सेकंड से, तब बताइए आप कमेंट करके कि उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। यह गतिज ऊर्जा का पहला एग्जाम्पल आपको हमने बनाने के लिए दिया है। आप हमको बना के जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस स्थिति में, इस हालात में गतिज ऊर्जा क्या होगा। आप याद रखिए बच्चों, किसी भी वस्तु में अगर गति बढ़ रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। अगर उसकी गतिज ऊर्जा यानी गति में परिवर्तन या गति घट रहा हो तो उसका उत्पन्न काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह घटेगा। तो बढ़ेगा कब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जब वह अपनी गति को क्या करेगा, बढ़ा रहा हो। जब गति को बढ़ा रहा हो तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब वह गति को घटा रहा हो तो वह उसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, घटा रहा। आप एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके हमको कमेंट बताना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताना है, क्या कि मान लीजिए ये मीनार है, इस मीनार पर कोई लड़का खड़ा है, इस मीनार पर। जब वह लड़का नीचे कूदेगा तब उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। आपको यह जवाब देना। जब कोई लड़का छत पे चढ़ा हो या मीनार पे चढ़ा हो और वहाँ से चढ़ के कूद रहा हो, तो कूदने के दरमियान जब वह लड़का कूदता है तो उस स्थिति में उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा या घटेगा। आपको सिर्फ आंसर देना है, बढ़ेगा
या घटेगा। उससे पहले आपको इसका जवाब देना है कि वह कितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। और यहाँ आपको जवाब देना है कि जब कोई लड़का छत से कूदेगा तो छत से कूदने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल आप खुद से भी दिमाग में सेट कर सकते हैं। जिस वस्तु में गति हो या जो वस्तु गति कर रहा हो उस वस्तु में आपको हमेशा गतिज ऊर्जा होगा। जैसे एग्जाम्पल करने का मतलब है कि पूछेगा कि जब पंखा घूम रही होती है तो उस दरमियान उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। गतिज ऊर्जा, क्योंकि पंखा गति कर रही है। जब कोई लड़का दौड़ रहा होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जब कोई एरोप्लेन चल रहा होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब घड़ी की पेंडुलम झूल रही होती है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। आप इसके एग्जाम्पल को आप खुद से भी अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। हम एक चीज़ बता सकते हैं कि जिसमें गति होगा वह गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। आपको दो हमने सवाल पूछा है और आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा, और साथ ही में हम इसमें इंक्लूड कर देंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।